पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मंसूबा मुकम्मल ही नहीं है, तो आप इफ्तिताह कैसे कर सकते हैं? 14 साल हुकूमतें करते हैं और उसके बाद जब हम K4 के मंसूबे का फीता काटने लगेंगे तो ये पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। एक तरफ पीडीएम 23 मार्च को महंगाई मार्च का ऐलान करती है और एक वक्फे के बाद पीडीएम एक बड़ा टफ टाइम देने के लिए एहतजाज की सूरत में हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही है। और जैसे ही ऐलान होता है हुकूमत की तरफ से भी फौरी तौर पे मंसूबों के इफ्तिताह या वो मंसूबे मुकम्मल हैं या वो जारी हैं, दोनों सूरतों में उनके इफ्तिताह का सिलसिला शुरू हो जाता है। इमरान खान साहब आज मियाँ वाली पहुँचे हुए थे, वहाँ उन्होंने कुछ मंसूबों का आगाज़ किया। इससे पहले वो कराची थे जहाँ उन्होंने ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। अगरचे उसके ऊपर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की खैर तनकीद है कि ये मंसूबा हमारा है, आप कैसे उसका क्रेडिट ले सकते हैं। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मंसूबा मुकम्मल ही नहीं है, तो आप इफ्तिताह कैसे कर सकते हैं। उससे एक रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर पेशावर में थे जहाँ पे एहसास प्रोग्राम के तहत कुछ मंसूबे हैं उनकी तशहीर की गई, उनका आगाज़ किया गया। इसी तरह से पंजाब हुकूमत भी फौरी तौर पर अवामी सपोर्ट हासिल करने के लिए या तायद हासिल करने के लिए डेवलपमेंट जो बजट है उसमें इजाफा कर देती है, को 85 अरब रुपए के करीब। तो एक तरफ पीडीएम वो जारी बात है अवाम को हुकूमत के ख़िलाफ़ करने पर तुली हुई है और दूसरी तरफ हुकूमत वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या बैलेंस आउट करने के लिए अवामी हमदर्दियाँ अपने साथ समेटना चाहती है। इस पर बात करते हैं सारी सूरत हाल पे। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, सेनेटर शहादत अवान साहब, ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर जायद खान साहब, ऑनरेबल सीनियर मेंबर अवामी नेशनल पार्टी और पीडीएम के भी रहनुमा जायद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया। रुकने कौमी असम्बली ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमजा मलिक साहिबा भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। जब हुकूमत ने इस ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करना था तो उससे पहले मैं चाहूँगा दिखाएं एहसन इकबाल साहब, वो अपने वफ्द के साथ यानी PMLN के वफ्द के साथ वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने हुकूमत के इफ्तिताह से पहले अपना इफ्तिताह करने की कोशिश की, जहाँ पे धक्कम पेल भी हुई। एक तरफ PMLN के लोग थे, एहसन इकबाल थे जो वो कहते हैं कि वो मजरूब भी हुए, उनके चोट लगी, और दूसरी तरफ रेंजर्स थी जो उनको ट्रैक पर जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। इसी तरह से PMLN ने अपना इफ्तिताह कर दिया था जब ये हुकूमत ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर का इफ्तिताह करने जा रही थी, तो उससे पहले PMLN ने अपना इफ्तिताह कर दिया कि ये मंसूबा चूँकि हमारा है तो इसका इफ्तिताह हमें करना चाहिए। इमरान खान साहब ने वहाँ पे खिताब भी किया, उस खिताब की भी कुछ नुकात आपके सामने रखेंगे। मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा आलिया साहबा, पीपल्स पार्टी की तनकीद ये है कि ये मंसूबा तो मुकम्मल ही नहीं है, तो एक नामुकम्मल मंसूबे को जिस पर बस चल रही, बसें आई नहीं हैं, आप इसका इफ्तिताह करके और लोगों में एक जाली हमदर्दी क्यों हासिल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि पीपल्स पार्टी ना खुद कुछ करती है और अगर कोई कर भी रहा हो ना तो उनकी राह में रोड़े अटकाती है। क्रेडिट तो हम उन्हें यही देंगे कि हमें काम करने थे, सिर्फ रोड़े ना अटकाएं। वफाक पैसे तो दे रही है, काम भी कर लेगी खुद ही। बिल्कुल इसी तरह से जैसे फायर ब्रिगेड हमने उनको दिया, ग्रीन लाइन इनके तहत 80 बसेस हमने उनको दिए। सवाल तो उनसे आपको ये पूछना चाहिए था कि आपने ये जो ऑरेंज लाइन तैयार करनी थी 2016 से उसकी इनॉग्रेशन हुई है, उससे भी पहले, और ग्रीन लाइन की तो उससे भी पहले इनॉग्रेशन हुई है, और ये सिर्फ 3.8 किलोमीटर की है लाइन, वो ये तक नहीं बिछा पाए हैं। और इन्हें हुकूमत ने कहा था और इनको तभी फंड्स दे दिए गए थे, ये जो जनवरी 2021 है, और आज आप ये देख लें कि 2021 खत्म होने को है, तब तक ये ना ऑरेंज लाइन कंप्लीट कर पा रहे हैं ना, और ग्रीन लाइन में भी बसेस हमला कर दे रहे हैं। आपको याद होगा इनके वजीर ट्रांसपोर्ट जो 2017 में कह रहे थे 6000 बसेस अभी आई
की आई, फिर 2018 में ही कह रहे थे 2000 बसेज आई, फिर 2019 में उनकी कोई 1000 बस आनी थी और अभी तक उनकी एक भी बस नहीं पहुंची। तो इसलिए खुदारा उनको तो ये कहना चाहिए कि आप प्लीज हुकूमत जो कर रही है, क्योंकि नाले भी हमने साफ करने हैं, गलियां भी हमने पक्की करनी है, वैक्सीन भी हमने इनको देनी है, एम्बुलेंसेज भी हमने इनको प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पर आप ये देख लें कि बस फायर ब्रिगेड, अब तो हमें ये लग रहा है कि वाकई 18वीं तरमीम के बाद और जो आज इन्होंने लोकल बॉडी बिल का हाल किया और जिस तरह से, मतलब बार बार मैं ये कहूंगी कि बिलावल जरदारी साहब को खुद भी कुछ पढ़ लेना चाहिए। वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो सब कुछ डिवॉल्व कर दिया। उन्हें ये बताने की जरूरत है कि ना हेल्थ, ना तालीम, ना पुलिस, आपने कुछ भी लोकल बॉडी को डिवॉल्व नहीं किया है। और 18वीं तरमीम का जो आप ढोल पीटते हैं और 18वीं तरमीम को सिर्फ आप एनएफसी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके बताने के लिए सिर्फ इतना है कि उनकी 18वीं तरमीम की जो रूह एंड स्पिरिट है वो ये है कि आपने डिवॉल्व करना है टू द लोकल बॉडी, टू द गली मोहल्ले तक इस चीज को। और आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती थी नाना भुट्टो का, आज उसकी रूह को भी उन्होंने मस्क कर दिया। आलिया साहब, पीएमएलएन की तरफ यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करके आप पर आगे बढ़ता हूँ। इन 3.25 सालों में मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब, आपकी सीनियर लीडरशिप, आपके मिनिस्टर्स ये ऐलान करते रहे कि अब हम सिंध पर तवज्जो देंगे, अब हम सिंध में जाएंगे, हम सिंध में ये करेंगे, वो करेंगे। इमरान खान साहब ने खुद क्या अनाउंस किया था 16 अप्रैल 2021 को इंटीरियर सिंध में, दिखाएं राइट। तो आलिया साहब, ये 10 आज हम 11 दिसंबर पे खड़े हैं, ये 16 अप्रैल का 8 महीने गुजर गए। 440 अरब रुपए अगर किसी जगह पर लग रहे हों तो वो तो मरीख में बैठे हुए इंसान को भी नजर आ जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 1 महीने में सब कुछ नजर आ जाएगा, 8 महीने में तो नजर नहीं आया इंटीरियर सिंध में। आमिर साहब, मैं लॉजिकली आपको जवाब दे देती हूँ। हमारी हुकूमत आने के बाद, वैसे तो इनकी जब से हुकूमत है 6000 अरब रुपया सारा कुछ फेडरल हुकूमत दे चुकी है। और यही तो हमारा इनके साथ, जिसे कहना कि अगर इनके हाथ में कुछ चला जाए तो उसके बाद तो आप वो ये समझे कि वो तो बिलावल हाउस के जो है ना किटी पार्टीज में ही चला जाएगा। हमारी हुकूमत सिर्फ आने के बाद 2018 से ऑनवर्ड्स में बात करी हूँ, 2018-19 में हमने इनको कोई 820 अरब रुपया दिया है, 2020 के अंदर हमने इनको 842 अरब रुपया दिया है और 2021 के अंदर हमने इनको तकरीबन कोई 980 अरब रुपया दिया है। अब आप ये देखें कि गलियां हम पक्की करा रहे हैं, नाले एनडीएम में साफ करें, कोरोना की वैक्सीन हो जाए, कुत्ते काटने की वैक्सीन हो जाए, वो वफाकी हुकूमत दे रही है, के इलेक्ट्रिक के बिल हो जाए वो वफाकी हुकूमत दे रही है, ग्रीन लाइन के लिए 80 बसें हो जाए वो वफाकी हुकूमत दे रही है, फायर ब्रिगेड वाली बसेस हो जाए वो हम, यानी आग बुझाने की बसेस भी हम दे रहे हैं। सक्खर के अंदर जो रोड्स ये पॉइंट तो दे रहे हैं, हैदराबाद तो आ गया कि हम बना रहे हैं। सिंध हुकूमत बहुत सारा काम नहीं कर रही है, वो आप उनको सपोर्ट दे रहे हैं। मेरा तो सवाल आपसे ये है कि जिस तरह सिंध हुकूमत पर आप ये इल्जाम लगाते हैं, हमारा उनके आप सिंध हुकूमत पर ये इल्जाम लगाते हैं कि सिंध हुकूमत सिर्फ कौम को लारा लगाती है, काम नहीं करती है। तो ये जो आप इतने बड़े बड़े ऐलानात कर देते हैं कि 440 अरब दे देंगे फलाने, तो वो कह रहे हैं कि आप भी तो लारा लगाते हैं सिर्फ हमें। मैं यही तो आपको अब बता रही हूँ कि मैं सारी डिटेल्स अगर आपको बताऊं कि कहां हमने एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर कितने अरब रुपया सिर्फ एक पिछले 1 साल के अंदर खर्च किया है, मैं आपको अगले सेगमेंट के अंदर पूरी रिपोर्ट दे देती हूँ कि कहां कितने अरब किस प्रोजेक्ट पर हुए। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा यही तो इनके साथ हम बात कर रहे हैं कि जब सब कुछ वफाकी हुकूमत ने करना है तो ये पैसे आपने कहां खर्च किए हैं, जब आपके स्कूलों में, आपके अस्पतालों में गड्ढे बने हुए हैं, आपके पास ये पॉइंट वैलिड है। मैं इसी को सवाल की सूरत में शहादत अवान साहब के पास लेकर जाता हूं कि शहादत अवान साहब वो ये फरमा रही है कि अगर सारा काम हमने ही करना है तो फिर आपको क्यों रखा है भाई? आपको जितना टाइम इनको दिया, प्लीज मेरी बात भी सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि मोहतरमा ने जो कुछ बातें की हैं, ये पीटीआई वाले एक रट्टी रटाई जो स्पीच लेके आ जाते हैं, इनके पास सिवाय झूठे नारों के अलावा और कोई बात तो है नहीं। या अगर कहीं फंस जाएं तो सिंध पे इल्जाम लगा दें। मेरे ख्याल में इन मोहतरमा MNA साहबा को ये मालूम होना चाहिए कि सिंध पाकिस्तान का एक हिस्सा है और वफाकी जो गवर्नमेंट है वो 4 सूबों पे मुश्तमिल है। क्या ये भूल गई हैं कि सिंध जो है फेडरल गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है?
नेचुरल रिसोर्सेज है, उसकी सूरत हाल क्या है? क्या ये भूल जाती हैं कि सिंध जो है वो जो है पोर्ट सिटी है? क्या ये भूल जाती हैं कि जितने बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान और सिंध के अलावा भाई आपको कहाँ से कुछ मिल गया है? तो भाई बात ऐसा नहीं है। अब नफरत फैलाने वाला काम जो है ना, अब इस साल में इन्होंने वो करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा कि देखें, पहली बात तो ये है कि जहां ये फंसते हैं वहां पे बिलावल हाउस पीपल पार्टी, पर बिलावल हाउस की बात आप करेंगे तो फिर हम बनीगाला पे चले जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असूलों की बात करती है, किसी की जातियात को नहीं देती है, क्योंकि पार्टी जो है ना वो जहां पे होती है पब्लिक को पता है। प्लीज आप वो लॉजिकल बात करें, लेकिन किसी के पर्सनल जो है किसी के हाउसेस पे मत जाए। अच्छा, वरना आपने घर बचाने जो है वो देखे सर। अच्छा, आपकी इजाजत से एक आप ही के पास ये देखिए, आपने कहा कि बिल्कुल जातियात पे नहीं जाना चाहिए। ये जरा सईद गनी साहब ने कल क्या फरमाया है ये दिखाएं जी। अब ये नाम तो नहीं लिया, लेकिन सबको पता है इशारा किस तरफ कर रहे हैं, दिखाएं जी। राइट, अब शहादत साहब देखे नाम नहीं लिया, लेकिन सब बता दिया उन्होंने इशारा किया। मैं भी अमीर अब्बास साहब, मैं भी नाम नहीं लूंगा, और मेरा जो जवाब था वो तो तकरीबन आपने दे दिया कि भाई आप सिंध में कितनी दफा आए, कितनी मरतबा आपने 1100 अरब जो है वो सिंध को दिया, वो कैलकुलेट कर लें। और ये भी जवाब आप ही ने दे दिया है भाई कि जो आप जो है जो कुछ सिंध में कर रहे हैं वो दिखा दें कि आप कहाँ पे कर रहे हैं। तो ये मैडम मेरी बात सुन लीजिए ना, हौसले से कहीं मैं नहीं जा रहा, और प्रोग्राम चलेगा पूरा घंटा। तो मेरा कहना ये है सर कि कम से कम जो वफाक है वो सूबों का एहतराम करे और इस किस्म की इल्ज़ामबाजी से वो दूर रहे। जो सूबे इनको फंड जनरेट करके दे रहे हैं, ये हमारी हुकूमत है, किसी पार्टी की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, और लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। जो जेन्युइन मसले मसाइल है उनकी तरफ तो ये गवर्नमेंट आती नहीं है। ये तो नहीं देखती है कि खुद इन लोगों की अपनी नाअहली क्या है, करप्शन क्या है, बेरोजगारी के सूरत हाल क्या है, अफरात ज़र कहाँ पे जा रही है। और हालत तो ये है कि असद उमर साहब कहते हैं कि हालात ठीक होने के लिए 15 साल लगेंगे, और शौकत तरीन साहब कहते हैं सर अभी तो महंगाई और होने वाली है। बात यह है कि जहां पर इनका सिस्टम देख लें, IG तब्दील, फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो सारे के सारे तब्दील, चीनी, आटा, पेट्रोल, बाकी चीजें कहाँ, आवाम, गरीब आवाम मरे जा रही है, उस तरफ तो कोई देखता नहीं है। जहाँ पे कोई बात होती है तो वो कह देते हैं पाकिस्तान जो है सस्ता तरीन मुल्क है। ये नहीं देखते कि पाकिस्तान की GDP कितनी है, लंदन और अमेरिका के साथ कंपेरिजन कर लेते हैं। कुछ ज्यादा बात करो तो कहते हैं वेस्ट में मैं रहा हूँ, मुझे मालूम है। भाई इस वक्त बात ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हारे वादों पे, लारों पे, उनके ऊपर कहा कि आपने 100 दिन के अंदर आपने पाकिस्तान की तकदीर बदली करनी थी। आपने क्या करना, उधार आपने खत्म करने थे, कशकोल आपने तोड़ने थे, घर आपने बना के देने थे, 10 लाख नौकरियां, 50 लाख नौकरियां देनी थी, वो कहाँ गई? तो सर इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। आप गरीब आवाम से पूछें, लोगों को जॉब देने के अलावा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इंडस्ट्री की सूरत हाल देखें, सूरत हाल तो ये है कि जो पार्टी इनको दबाती है रात के अंधेरे में उसके साथ मुआहदा कर लेते हैं। कोई बात होती है, सईद गनी साहब ने गलत थोड़ी कहा है। आप ये बताएं कि एक बलूचिस्तान में हजारावाल अपनी डेड बॉडीज जो है सड़क पे रख के बैठे रहे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा लेके जाएं, उसको भी आप छोड़ दें। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे ब्लैकमेल न करें, इधर ब्लैकमेल हो गया। उसके अलावा साहब देखें, श्रीलंकन की जो डेड बॉडी गई है, आप मुझे बताएं जनाजे में कोई चला गया? डॉक्टर कदीर साहब के जनाजे में कोई चला गया? सईद गनी साहब कहाँ गलत कह रहे हैं? भाई बात सिलसिला सूरत हाल, सच कहना अगर इनको बुरा लगता है तो भाई लेकिन देखिए शहादत साहब, ये इशारा तो पर देखें ना आप, यहां तक अगर कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर किसी के जनाजे पर नहीं गए तो समझ में आती है बात, वो नहीं गए। लेकिन आप लोगों का मतलब होता है, आप खातून अव्वल की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को मना करती हैं, वो इस्तिखारा करती हैं। तो सर इनके अपने लोग कहते हैं, हम तो नहीं कहते। बात यह है कि हम तो खातून अव्वल को जानते नहीं है, वो खुद कहते हैं और खुद उनके 10 दफा उनकी तारीफ कर चुके हैं कि वो उनको गाइड करती हैं। उसके अलावा वो तो सर कामयाब मर्द के पीछे कामयाब खातून का हाथ होता है, तो वो तो अच्छी बात है कि अगर वो कोई शक नहीं। हाँ, मैं अहलिया की तारीफ कर रहे हैं, मैं मानता हूँ सर, मैं मानता हूँ खवातीन का हाथ होता है, लेकिन बात यह कि बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। लेकिन साहब मैंने कहा उस तरफ हम नहीं जाते, जो असल मेन इश्यूज हैं उसकी तरफ आप उधर जाके बात करें ना सर। बात यह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख ले, इस्लामाबाद कैपिटल है, कैपिटल में
आपके जितने सेक्टर्स हैं उनमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या हो रही है। बिल्कुल। नून की जो सेनेटर है नुसरत सादिक साहबा, उनके घर में डकैती होगी, क्या हो गया, रॉबरी, डॉक्टरी, जो स्ट्रीट क्राइम है जो है वो आप देख लें। इवन के मैंने कहा वज़ीर आला की मौजूदगी में बंदा कत्ल होता है, कहते डे टू डे केस चला देंगे। भाई कहाँ गया वो आपकी प्रोसिक्यूशन? जाहिद खान साहब की तरफ, मैं आपकी इजाजत से जरा जाहिद खान साहब की तरफ बढ़ता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बिल्कुल आपने सही पोर्ट्रे की, बल्कि अभी खुद हुकूमत ने आईजी इस्लामाबाद को तब्दील किया, और तब्दील करने का हुकूमत ने खुद जवाब भी बता दिया कि इसलिए तब्दील कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। तो ये तो हुकूमत एतराफ़ कर रही है अवान साहब, ये आप तो अपोजिशन है। जाहिद खान साहब, हुकूमत का ये कहना है कि भाई आप 13.25 साल से बरसर इक़्तिदार हैं सिंध में, हम आपको बजट देते हैं जिस तरह हम बाकी सूबों को बजट देते हैं NFC अवार्ड के तहत, या जिस तरह भी फेडरल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब हमारा ये काम तो नहीं है कि हम आपके नाले भी साफ करवाएं, हम आपकी सीवरेज भी पहुंचाएं, हम आपकी छोटी छोटी सोलिंग और गलियां भी बनवाएं। ये काम तो सूबाई हुकूमत का है या बल्दियाती निज़ाम का है। ना बल्दियाती निज़ाम देते हैं सिंध में, ना सूबाई हुकूमत खुद परफॉर्म कर रही है। मुझसे पूछ रहे हैं जाहिद साहब से, वो चूंकि आज न्यूट्रल भी जरा बात करेंगे ना, वो अब सब ये से है कि चलो सिंध में तो पीपल पार्टी की हुकूमत है, उधर लोकल गवर्नमेंट नहीं है। ये पंजाब में किसकी हुकूमत है? और पंजाब में जब लोकल गवर्नमेंट थी तो जब ये हुकूमत आई तो उसको पारित कर दिया। आज तक वो बेचारे केस भी जीत के ये सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उनको अभी तक काम करने नहीं दिया गया। सस्पेंड कर दिया इन्होंने मेरे सूबे में तो जी सस्पेंड कर दिया था इन्होंने। वही तो कह रहा हूँ कि सस्पेंड, अब सस्पेंड तो मैंने मार्शल्ला में देखा है लेकिन इसमें नहीं देखा। तो ये जमहूरी हुकूमतों में भी फिर ये दूसरे को ताना तो न देना, फिर अपना भी तो ग्रेबाद में देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे सूबे में तो 9 साल से इनकी हुकूमत है, उसमें तो फिर इंतखाबात तो कराते ना लोकल गवर्नमेंट के, उसमें क्यों नहीं कराई? अभी कर करके जो सुप्रीम कोर्ट के अभी करवाने की उसमें है, वो भी देखे कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन रूल वायलेशन होती है, प्राइम मिनिस्टर को वो नोटिस देते हैं कि जी आपने पेशावर नहीं जाना क्योंकि उधर लोकल बॉडी की इलेक्शन हो रही है। वो उसको रद्दी टूकली में डाल के सीधे उधर चला जाता है, उधर अनाउंस करते, ऐलानात करते हैं। खुद तो कहते थे कि इदारों को विकार बुलंद करना चाहिए, वो इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। तो ये इदारों को तो रोलते पाँव के नीचे रोलते रहते हैं। अब मुझे आप बता दें कि इसके बावजूद भी ये दावा करते हैं कि जी हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। तो ये कैसे डेमोक्रेटिक लोग हैं? ये कैसे इदारों के पासदारी करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बिल्कुल रद्दी टोकरे में डाल दिया। तो ये सूरत हाल है। अगर आप सिंध वालों को ताना देते हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप पंजाब में तो बता देना आपने। और आप ये कि जी हम दे रहे हैं, आप कहाँ से दे रहे? किसी के घर से तो नहीं जा रहे। ये फेडरल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट करते ऐसे क्यों? आपके खैबर पख्तूनख्वा में प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी और आपके यहाँ पे मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी फेडरल में, वो देते रहे। इसी तरह हमारी हुकूमत थी, पीपल पार्टी की इधर थी, हमें देते रहे। तो ये तो हमारा हक होता है, हर प्राइवेंस का अपना राइट है। और 18 अमेंडमेंट के बाद तो कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकते, फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकते जब तक उसमें प्राइवेंस को इन्वॉल्व न किया हो। अगर वो करेगा तो ये वायलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन होगा। तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। हमें काम करनी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे का देखना भी चाहिए कि उसका हक जो है वो मैं कैसे छीन सकता हूँ। ये काम छोड़ना चाहिए। ये आज तक के 70 साल में तो ये काम हुआ जो यहाँ इस हद पे हम पहुंच गए। आज आपकी कल आपने 4 रुपए अब उसके यूनिट के बिजली के बिल बढ़ा दिए। आवाम तो रोड में है, आवाम तो तबाही की दहानी पे है, न तो रोजगार है। वज़ीर आज़म ने तो आज भी कहा है, जाहिद खान साहब, वज़ीर आज़म ने आज भी कहा है कि महंगाई भले है लेकिन दुनिया में बहुत कम महंगाई है। दुनिया में हमसे ज्यादा महंगाई है, पाकिस्तान में कम है। तो ये जो इंटरनेशनल वो अभी जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें तो दुनिया में हमारे तो 3 नंबर पे महंगाई है ना। हमें तो हिंदुस्तान से भी पीछे डाल दिया, हमें तो सब दुनिया से पीछे डाल दिया। हमें तो 3 नंबर पे। ये हम इसके मान ले कि वो जो इंटरनेशनल इदारे उनके मान ले। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब तो खुद खुश है ना। जो बंदे खुश होते हैं वो दूसरी दुनिया पे उनको खुश नजर आती है। अभी हमारा परवेज खटक साहब भी कहते कि मेरे सूबे में कोई गरीबी नहीं है, तो वो खुद खुश है तो उसको वो गरीब नजर ही नहीं आता है ना। ये वैसे खान साहब, ये आपने परवेज खटक साहब का जिक्र किया, वो आपके सूबे से हैं। ये हमेशा कोई अजीब सा बयान दे देते हैं। अभी इन्होंने सानिया सियालकोट के ऊपर भी एक अजीब सा बयान दे दिया। पहले इन्होंने कह दिया कि जी पूरे सूबे में कोई कच्चा घर नहीं, मुझे दिखा दे कोई कच्चा घर नहीं है। तो ये क्या बयान दे देते हैं अजीब सा?
पता नहीं ये होश में होते या मैं कोई बात तो करता नहीं, जाती बात तो नहीं करता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये होश में होते कि नहीं होते। जिस तरीके से ये बात करते ये तो इमरान खान को चाहिए, उनसे पूछे। लेकिन ये खान साहब ये यानी मुल्क का वज़ीर दिफा हो, मुल्क का वज़ीर दिफा हो और वो सानिया सियालकोट के ऊपर ये कह रहा हो कि कोई नहीं, नौजवान है, जज्बात में आ जाते हैं, जज्बात भड़क जाते हैं। हाँ, ये आपको याद होगा जब ये इनकी हुकूमत 2013 में आई तो यही इमरान खान साहब थे, ये कहते थे ये जो टीटीपी के साथ ये माहिदे कर रहे हैं ना, वो माहिदे इनके मुंह पे फेंक दिया उन्हें। ये टीटीपी वालों का कहा था कि इनको पेशावर में ऑफिस बना के दे दो, इस परवेज खटक को कह रहे थे। इनके कई वजीर उनको बता दे रहे थे, जो वो हमारे फौजियों के सर काटते थे, हमारे पुलिस की सर काटते थे, हम लोगों को सिविलियन को मारे थे। मुझे एक बात आप बता रहे, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये मुझे कोई जवाब दे। ये हम कहते कि 80,000 लोग हमारे शहीद हो गए इस जंग में, ये जो अफगानिस्तान के था अमेरिका की। आप मुझे बता रहे ये ईरान ने मारे, ये क्या मुसाद ने मारे, ये CIA ने मारे, ये किसने मारे? ये तो इसी टीटीपी वालों ने मारे, जिसके पाँव जाके आप पलटे आप कहते हमारे साथ सुलह कर दो। आप कैसे, ये इख्तियार आपको किसने दिया है? ये हम लोगों का खून बहा है। हम आपको तो ये इख्तियार नहीं देते हैं कि आप किसी के साथ आप बैठकर आप उसके साथ सुलह कर दे और आप उसके जितने भी, और ये उनसे सुलह करना चाह रहे हैं, उन्होंने एक तरफा तौर पे सुलह खत्म कर दी। उन्होंने कहा मुआहदे नहीं करते आपसे, मुआहदा मनसूख करते हैं। यानी वो उनका देखिए, एक तरफ उन्होंने हमारे लोग मारे, ऊपर से उनके नखरे देखे, वो कहते हैं जाए बातें नहीं मानते। एक ब्रेक आपकी इजाजत से, ब्रेक से वापस आते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कल एक ऐलान किया था और प्राइम मिनिस्टर ने आज से तकरीबन 1.25 साल पहले एक ऐलान किया था कराची में। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्राइम मिनिस्टर ने आज से तकरीबन 1.25 साल पहले 5 सितंबर 2020 को कराची में बैठ के कराची के एक बहुत बड़े मसले को हल करने का ऐलान किया था। दिखाएं, 1.25 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था। अब कल वो 10 दिसंबर को खड़े होकर इसी पानी के मसले के बारे में क्या कह रहे हैं? राइट आलिया साहबा, यानी 14-15 महीने से तो अभी तक सिर्फ वादे हुए चले जा रहे हैं और अभी भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कल के अगले महीने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। उसके बाद यानी जो 14-15 महीने जब प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ जिस मुल्क में, उस मुल्क में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में कितने साल लेगा? आप K4 मंसूबे की बात करें, 14 साल से K4 मंसूबा पेंडिंग है। अब आके उसके टेंडर्स खुलने लगे, अब आकर उसके ऊपर प्रॉपर उसका जो वर्क और लेआउट से वो बनने लगे। तो ये सवाल तो उन लोगों से होना चाहिए जो 14-14 साल हुकूमतें करते हैं और उसके बाद जब हम K4 के मंसूबे का फीता काटने लगेंगे तो ये पहुंच जाएंगे कि जी ये तो हमने सोचा था, या ये लोग ये पहुंच जाएंगे और सिंध गवर्नमेंट कहेगी ये तो हम कह रहे थे। अब जरा ध्यान से, मैं अभी सिर्फ 2022 की बात कर रही हूँ कि हमने सिंध के लिए क्या किया और कराची के लिए क्या किया। ग्रीन लाइन के लिए 3 अरब रुपया सिर्फ 2022 की, ये जो यानी जुलाई ऑनवर्ड की मैं बात कर रही हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2022। लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हम 2022 की बात क्यों करें। 3 अरब ग्रीन बस के लिए हुआ, 4.3 अरब सिर्फ उसको ऑपरेशनलाइज कराने के लिए हुआ, 1 बिलियन मलीर लिंक रोड के लिए हुआ, 555 मिलियन ये बनारस रोड के लिए हुआ, फिर उसके बाद 86 मिलियन फायर फाइटर्स के लिए हुआ, 22 मिलियन मदीर बंद रोड के लिए हुआ, 148 मिलियन हमने इंप्रूवमेंट ऑफ सीवरेज और फ्लोरिंग के लिए हुआ फॉर द डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट के लिए 204 मिलियन हमने सीवरेज और वाटर के लिए किया। आप मुझे ये बता दें KIP 200 मिलियन, KTDC 100 मिलियन, 112 kV का ग्रिड स्टेशन बनना है 620 मिलियन, तकरीबन कोई 920 मिलियन सिर्फ कराची की इंडस्ट्रीज के लिए हम दे रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज फिशरीज के लिए 170 मिलियन हम दे रहे हैं, ऑक्शन हॉल के लिए 94 मिलियन हम दे रहे हैं, बिजनेस पार्क के लिए 281 मिलियन हम दे रहे हैं, 26 मिलियन रेलवे के लिए दे रहे हैं उसके सब ऑफिस को करने के लिए। इसी तरह KCR फेज 2 के लिए 101 बिलियन हम उसके लिए दे रहे हैं, KV वाटर के लिए 15 बिलियन हम दे रहे हैं। उसके अलावा मतलब ये तो मैंने मोटे मोटे मंसूबे आपको बताए हैं। ये भी उसी तरह से दे रहे हैं जिस तरह आप पानी दे रहे हैं पिछले 1.5 साल से वहां पे जाके। सिर्फ एक सेकंड,
इनकी एलोकेशन क्या, इनका ग्राउंड के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। इनके कंपैरिजन में मैं आपको बताती हूं कि ये जो बात कर रहे हैं ना अब ये ग्रीन लाइन की, सिंध गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंशियल बजट में निकाल ली, ये भी अपना फाइनेंशियल बजट में तो निकाल के ले आई हूं, 1 रुपया सिर्फ ग्रीन लाइन के लिए नहीं रखा। आप जब यहां पर बात कर रहे होते ना ऑरेंज लाइन, इनसे पूछे, ग्रीन लाइन तो 2018 में पीएमएलएन के लिए ना उन्होंने इनॉग्रेट की थी, ये जो ऑरेंज लाइन थी 2016 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, आज तक उसकी बसें आई हैं, क्या एलोकेशन की गई है उसके अंदर। बात सिर्फ इतनी है, पंजाब और सिंध एक जैसा टैक्स कलेक्ट करता है और उसके अंदर अगर सिंध में कोई कलेक्शन होती है टैक्स की तो कराची माशी हब है क्योंकि वहां पर बंदरगाह है। ये कौन सी कहानी है? हम गैस अगर लेते हैं यानी पंजाब या केपी के या कोई भी गैस लेता है तो हम गैस की मद में भी सिंध को अदा करते हैं। अवान साहब, ये जरा असद उमर साहब ने कुछ फरमाया है कल खड़े होकर, जरा ये असद उमर साहब का सुन लें फिर कमेंट कीजिए। असद उमर साहब दिखाएंगे क्या फरमा रहे हैं कल। जी अवान साहब, ये फैक्चुअली तो बात वो सही कर रहे हैं। अमीर अब्बास साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी MNA साहबा को कहूँगा ठंडा पानी पिए, इतनी जज्बाती नहीं हो, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मिलजुल के काम करना है आवाम के लिए और इस किस्म की बातें ना करें। इनको यहाँ पे तो बच्चा नजर आता है लेकिन इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम जो है इनको नजर नहीं आती है। तो हम एक दूसरे को ताने ना दें। और यहाँ कराची की जो चीजें जो इन बजट उठा के ले आई हैं 3 सालों का बजट उन्होंने उठा के ले आई है, वो 11-11 अरब रुपया जो बार बार उन्होंने अनाउंसमेंट की, जो उन्होंने बात की है कि हम पट्टी लगाने आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में सब गुजारिश ये है। और वाटर कमीशन जो है ना, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब है, उन्होंने गवर्नमेंट के सामने बैठ के जो शेयरिंग वो फार्मूला था पैसों का वो करवा के वो सिस्टम शुरू किया हुआ है, उसके ऊपर काम हो रहा। अवान साहब, आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं शायद। तो ऑन ग्राउंड इनको बोल रहे हैं कि लाहौर जो है ना, लाहौर को भी देख लें कि जिसको एशिया का सबसे गंदा तरीन शहर जो है उसको जिसको करार दे दिया गया। हेल्थ की सूरत हाल ये है, हमारे आके हॉस्पिटल्स जो है उनको आके देख लें, उसको भी छोड़ दें। पंजाब की पॉपुलेशन देख लें, सिंध की पॉपुलेशन देख लें, आपने हॉस्पिटल गिन लें, आपने डिस्पेंसरियां गिन लें, आपने डॉक्टर्स गिन लें, तो ट्रू पिक्चर जो है ना MNA साहबा को जो है वो नजर आ जाएगी। बाकी सिलसिला ये रह गया कि भाई 14 साल जिनकी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने ही काम करना था। आप तो 20 साल से जो है जो प्लानिंग कर रहे थे अवाम को निचोड़ने वाली, आप तो वही वाला काम कर रहे हैं। तो भाई अगर हमने नहीं किया तो आपने 3.5 पौने 4 साल में आपने क्या करके दिखाया, तो वो चीज गिनवाए। लेकिन हमें बार बार ये मत आना ये कह रहे जी पंजाब जो है रेवेन्यू जो है वो जो है जनरेट करता है। तो भाई इनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि कौन सा रेवेन्यू जनरेट करता है, ड्राई पोर्ट से करता है या कहाँ पे करता है? मैं मानता हूँ जो है वो ज़राई इलाका है, हमने कभी ये नहीं कहा, लेकिन हम ये कहते हैं भाई कि जिसका जितना शेयर है वो आप शेयर भी दें। तो अवान साहब आप भी पंजाब से हैं, रूट साहब की पंजाब भी हैं, आप पंजाब की भी साइड लें थोड़ी सी। मैं पाकिस्तानी हूँ सर, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं ये कभी ये नहीं कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने कहा कि वो ज़राई एक सूबा है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चंद लोग आके एक दूसरे को खिलाफ देखे ना, जायद साहब ने कितनी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी अपनी चीजें तो अपनी बुराई तो नजर नहीं आती है, दूसरे का मसला जो है यकीनन मतलब नजर आता है, जो खासकर मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना उसको ये चीजें नजर आ रही हैं। तो सर मेरा कहना ये है कि बस सारे सूबे सारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन ये मौजूदा गवर्नमेंट के हत्थे चढ़ गई है आवाम, इनके झूठे नारे वादों के ऊपर एतमाद कर लिया है और इस वक्त मुल्क की मईशत जो है तबाह हो रही है सर। राइट। अच्छा जाहिद खान साहब, जो मौलाना साहब ने ऐलान किया 23 मार्च को महंगाई मार्च का, वहाँ बड़े सवालात हुए कि भाई इसकी शक्ल क्या होगी, हैत क्या होगी, आप धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, बैठेंगे जाएंगे उठेंगे। उन्होंने कहा बस जुमे की नमाज होगी, बाकी चीज़ें फिर बाद में देखते हैं। तो ये इबाम क्यों रखा हुआ है? ये कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा है कि एक तो मैंने वो जो किया, मैं अभी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम और पीपल पार्टी तो पीडीएम से निकल चुके हैं, लेकिन चूंकि आवाम के मसाइल जो भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठाती है और इस वक्त जाहिर है कि आवाम के लिए तो बहुत मुश्किलात है,
हम अपोजिशन का हिस्सा है। अगर अपोजिशन जो असम्बली के अंदर अपोजिशन है, हम पार्लियामेंट के अंदर हम उसका हिस्सा है, अगर वो कुछ भी ऐलान करेंगे तो जाहिर है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, वो कोई भी बंदा उठ के ये कहे कि अवाम के लिए मुश्किलात है, उसकी आवाज़ हम उठाते हैं, तो हम सारे पाकिस्तानियों का हक है कि उनका साथ दे, इसलिए कि इस वक्त अवाम बहुत मुश्किलात में है। आपने एक बात की थी कि वो टीटीपी वाले, में उस पर थोड़ा सा एक सेकंड बात करना चाहता हूँ। वो टीटीपी वाले इतने शेर हो गए कि जब आपने उस टीटीपी वाले के साथ मिलकर जो अफगान तालिबान जाके उधर काबुल पे कब्जा कर गए, तो आपने कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दिए। तो वो ये सोच रहे कि जी अगर उधर गुलामी की जंजीरें तोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपके टीएलपी वाले आते हैं और उसके आगे आपके 7 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और आप उसके आगे घुटने टेकते हैं, और आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहता है कि हमारा रियासत मुकाबला नहीं कर सकते हैं। किसकी? इन जत्तों की। तो फिर तो ये जत्थे जो अल्लाह खैर करे इस मुल्क के, ये जत्थे जो फिर चाहेंगे जो भी हमसे हुकूमत से करवाना चाहते हैं तो करेंगे। लेकिन इस वक्त चूंकि इस मुल्क का मसला, सबसे बड़ा मसला इस वक्त बेरोजगारी का है, आपके खारिज पॉलिसी का है। खारिज पॉलिसी में आप आइसोलेशन में हैं। अभी आप अफगानिस्तान को न तो आप हाजम भी कर सकते हैं, ना मतलब तस्लीम कर सकते हैं, ना आप उसको कुछ कर सकते हो, और सारी दुनिया की उंगलियां आपके ऊपर उठ रहे। आप हमारे माशियत का जो सूरत हाल है देखे, डॉलर 180 रुपए पे पहुंच गया है। तो ये भी क्या किसने किया? आप मुझे बता दें, आटा, वो कहते बीबी कह रही थी कि जी यहाँ पे मेरे सुबह में आए ना, आप मुझे दिखा दे कि लोगों के किस तरह बुके पाके कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होता है, सिर्फ हवाओं में बातें होती हैं, अनग्राउंड कोई चीज नहीं है। अगर आप सही कहते हो कि इस मुल्क में सारे इदारे अपनी जगह पे सही काम करें, तो पहले इदारों को हुकूमत ने सपोर्ट करना है। अगर आप इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स है उनको वायलेट करेंगे और आप उसके ऊपर उसके नोटिस पे पांव रख के जाएंगे पेशावर, तो फिर यही होगा कि जी वो जो इलेक्शन की शफाफियत की बात होती है वो खत्म हो जाती है, वो नहीं होती है, ना आवाम की राय की होती है। जिसके पास डंडा होता है वो सब कुछ है। हम समझते हैं कि इस वक्त इस मुल्क को जरूरत है बाकी ये एक पॉलिटिकल पार्टी की बस की बात नहीं है। एक तो आपकी खारिज पॉलिसी बहुत अहम है इस वक्त आपके लिए। सरहद जो आपके सरहदात में जितने भी आप तालिबान कहते हैं, जो जिनके लिए आप खुश हो रहे हैं, आज आपने टीटीपी ने कहा कि हम नहीं मानते, तो इस तरह आपकी माशियत का तबाही की तरफ आप जा रहे हैं। इसके लिए मिलकर इसका हल निकाले, इसका हल ढूंढे। अगर आप गाली गलौज देंगे, खान साहब मिलके तो दो तरीके हैं ना, खान साहब मिलके तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे ये एक है उसमें सारी पार्टियां साथ हैं, उनके साथ शेख रशीद साहब की पार्टी है, GDA है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, कौफ लीग है। एक तो ये मिलके वो कर रहे हैं, दूसरा मिलके ये होता है कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं। तो ये मिलके कैसे हो सकता है? एक ब्रेक आपकी इजाजत से, ब्रेक से वापस आके इस पर बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम के आखिरी से में जाहिद खान साहब, आप जरा इसकी दोबारा वजाहत कर दें, फिर मैं आलिया साहबा से इस पर कॉमेंट लूंगा कि ये अच्छी बात है कि मिल के कंसेंसस के साथ मुल्क के बहुत सारे मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे। फैक्चुअली ये बात है कि वो हल नहीं हो रहे, ना पिछली हुकूमतें हल कर पाई, ना तहरीक इंसाफ से हल हो पा रहे हैं। तो एक होनी चाहिए कंसेंसस मेड गवर्नमेंट, लेकिन उसकी शक्ल क्या हो? देखिए जी, हुकूमत में शामिल सब का ठीक हुकूमत में शामिल नहीं होते, पार्लियामेंट इस बातों के लिए होते हैं। पार्लियामेंट को अगर बाइख्तियार बना दे, पार्लियामेंट में सब डिबेट करें, पार्लियामेंट में सब चीजें लाए, तो मसले हल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेके आते हैं और पार्लियामेंट की जो फौकियत है वो खत्म कर देते हो, पार्लियामेंट की हैसियत को खत्म कर देते हो, तो फिर यही सूरत हाल होगी ना। देखिए सब लोग तो जाके नहीं बैठते हैं ना, उसी पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स गए हुए, जिन पार्टियों के गए हुए, वहां पे बैठ के इसका हल निकाल सकते हैं, ढूंढ सकता है। लेकिन जब सुबह से इजलास शुरू होते और शाम तक एक दूसरे को गाली निकालते, तुम चोर हो, तुम डाकू, मैं चोर हूं, तुम डाकू, तो फिर इससे तो कौन का यही हाल होगा जो अभी हो रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए किसी नए मॉडल या तजुर्बे की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा पार्लियामेंट ही को एक ऐसा फोरम बनाया जा सकता है जहां कंसेंसस डेवलप किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही मकसद है इसका। लेकिन वो कैसे हो? प्राइम मिनिस्टर तो आते नहीं है खान साहब, उधर से मुराद सईद साहब हॉकिश हैं, इधर से PMLN में से हॉकिश हैं, पीपल्स पार्टी में से आगा रफीउल्लाह और हमारे बहुत सारे दोस्त वो हॉकिश हैं, तो सारे हॉकिश हैं, कोई किसी की बात तो सुनने को तैयार नहीं। नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है हुकूमत की। मैं 2 दफा सेनेटर रहा हूं,
हर पार्टी जब पार्लियामेंट में जो भी पार्टी हुक्मरान होती है वो बहुत तदब्बुर से काम लेती है, वो हर एक बात को मिन्नत समाजत से करते हैं। अभी कितने भी कानून साजियां पहले असेंबली में हुई है ना, क्यों हुई है? देखिए 18 अमेंडमेंट सबसे बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी, जिसको आपको पता है कि इसमें 29 पार्टीज थे, हर एक पार्टी का एक एक मेंबर था, उसका 9 महीने उस पर डिबेट हुआ, 9 महीने के बाद वो पास हुआ, तो ये इसका हल निकल आया ना। तो जब आप किसी को ये देखें ना, सबसे बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है हुकूमत की, अपोजिशन की नहीं होती। अपोजिशन तो तनकीद करती है, लेकिन हुकूमत की कोशिश होती है कि वो पार्लियामेंट के सबूत चला दे, ताकि क्योंकि उसकी कुव्वत हुकूमत को भी मिलती है। पार्लियामेंट अगर सही चल रहा हो तो उसकी ताकत हुकूमत को मिलती है, पार्लियामेंट को अपनी जगह पे होती है और अवाम को इसका फायदा होता है। लेकिन जब गालम गलोच होता है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया है कि जो बड़ा किरदार है या बड़ापन है वो आलिया साहबा बिलाखिर हुकूमत को दिखाना पड़ता है। ऑपोजिशन, जब आप ऑपोजिशन में थे आप भी हुकूमत के ऊपर तनकीद करते थे, आज ये है तो ये आप पर तनकीद कर रहे हैं। जो भी 2023 के बाद ऑपोजिशन में होगा वो इसी तरह से तनकीद कर रहा होगा। तो असल काम तो हुकूमत का है, उसको सबको साथ ला के बिठाना है। लेकिन आपके लोग मुराद सईद साहब से लेके बाकी लोग, वो जब भी बोलते हैं वो चोर, डाकू, लुटेरा, आसिफ जरदारी को, नवाज शरीफ को, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट का माहौल ही खराब हो जाता है। अमीर साहब, इनकी जायद साहब की बात पे तो मैं बाद में आती हूँ। सबसे पहले मैं अपने दूसरे भाई जो हैं उनकी बात का जवाब दे दूँ। देखिए मेरी एक छोटी सी बात सुन लें, बिलावल साहब को ना कोई भी पर्ची ला कर देखता है, कोई भी एक स्क्रिप्ट ला देता है, वो यूं ही से पढ़ देते हैं। अब कल भी जो उन्होंने बात किया और आज जो इनकी असेंबली में लोकल बॉडी बिल के साथ हुआ है, यानी वो ये कह रहे हैं कि जी बिल्डिंग कंट्रोल, पुलिस, वेस्ट मैनेजमेंट, तालीम, हमने बल्दियाती काउंसलर्स के नीचे काम करेंगे। मुझे तो लगता है इन्होंने खुद ही कानून नहीं पढ़ा और यह आकर गलत प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं। प्लीज़ खुदा का वास्ता है 18वीं तरमीम को समझें, 18वीं तरमीम क्या कहती है और आपका लोकल बॉडी का जो या आप एक्ट लेकर आ रहे वो क्या कर रहा है। पहले तो सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद इन्होंने अच्छी बातें मुझे याद करवा दिया, सुप्रीम कोर्ट के सिंध हुकूमत के बारे में कमेंट्स। उन्होंने कहा था शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, और उन्होंने ये क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आपने थर को जो है वो कहत ज़दा कर दिया, 100 के 100 आरओ प्लांट अरबों के लगे हुए वहाँ पर बंद है। कराची को आपने कूड़ा ज़दा कर दिया, लाड़काना को आपने एड्स ज़दा कर दिया, और बाकी जो पूरे सिंध के हालात हैं कि कहीं पर अगर स्कूल हैं तो वहाँ पर बच्चे नहीं हैं, असातिज़ा हैं तो वहाँ पर कोई साइंस पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, कहीं पर स्कूल है तो उनकी चार दीवारियाँ नहीं है और स्कूलों के अंदर भैंसें, गाय, मवेशी बंधे हुए हैं। सक्खर के अंदर आपने देखा है कि इनका एक वो जिसे कह लें स्वीपर जो है वो ऑपरेशन करता हुआ पकड़ा गया। खुदा को माने, सिंध के लोगों की हालत के ऊपर रहम करें। उसके बाद जरा यहाँ पर जो ये बात कर रहे थे, मुझे एक बात बता दें, 35 साल बारी बारी ये लोग हुकूमतें करते रहे हैं, मुल्क का ये हाल कर गए हैं। बड़ी मुश्किल से 3 साल के बाद मुल्क को हम इकोनॉमी के हम कोई सिम दुरुस्त कर रहे हैं, मुल्क को हम किसी तरफ लेकर जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो जो लूट के खा गए हैं वो 3 सालों के अंदर जिस हुकूमत ने जो मुश्किल से वो काम करके ले आई है उन्हें साथ बिठा लें। बात सिर्फ इतनी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब शुरू से ही ये बात करते थे जो आज जायद साहब ने कर दिए। वो ये कहते हैं मैं आज इनके केसेस माफ कर दूं, मैं आज इनको चोर लुटेरा प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ये बात करते हैं ना, ये तो मुझे 5 साल या अगले 15 साल बाद या 35 साल इनको हुकूमत, देखे एक सेकेंड, 35 साल तक इनको हुकूमत करने देंगे। बात यहाँ पर जो होती है ना, बात होनी चाहिए फैक्ट्स के ऊपर। और जब मेरी तो एक सीधी सी बात है, मैं ये कहती हूँ PMLN आ गई अपनी तख्तियां लेकर अपना लगाने, क्या उनसे किसी ने पूछा? बनू एयरपोर्ट का वादा भी आप करके गए थे, कल को हम बनू एयरपोर्ट बनाएंगे तब भी आप तख्ती ले आएंगे। क्या पाकिस्तान का ख्वाब बनाने का ख्वाब भी कायदे आजम ने नहीं आपने देखा था? या इनसे किसी से पूछना चाहिए कि नीलम जेहलम का मंसूबा 80 अरब का था, 500 अरब तक आप लेकर गए। 80 अरब का नाले का ये जो नाला लई है उसका मंसूबा था, आप उसको 150 अरब के ऊपर लेकर गए। कोई इनसे पूछ सकते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मंसूबा 37 अरब का था, 105 अरब क्या आपसे ये पूछा जा सकता है, यानी क्या इस हुकूमत से ये पूछा जा सकता है लेकर गए कि आपकी जो पेशावर मेट्रो बस है वो कहां से शुरू हुई थी, कहां पहुंच गई? जो इस्लामाबाद की मेट्रो बस जो नवाज शरीफ साहब सारा स्ट्रक्चर बना के गए थे, जो एयरपोर्ट तक जानी थी, 3.25 साल में वो बन नहीं पा रही है। देखें जी, मैं तो सिर्फ इतनी ये बात कर रही हूँ कि इनके किसी मंसूबे को हम नहीं रोक रहे, हम वो वाला हाल नहीं कर रहे जो मैडम रुक गया, ये मेट्रो बस रुकी हुई है 3.25 साल से। मैं कोई मंसूबा ऐसा
देखिए मेरी तो सुन लेना, इनका तो एक ही मंसूबा है जो इन्होंने कंप्लीट किया है, वो आपको भी पता है, वो इवेंट फील्ड का है या जाती उमरा बनाने का है या अच्छा। ये कराची में लाहौर में बिलावल हाउस बनाने का है। मैं अभी अवान साहब से सारे मंसूबे अवान साहब से मुखालिफिन के अवान साहब ये जरदारी साहब ने एक तनकीद की है नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जरा तनकीद दिखा दें जो जरदारी साहब ने की। राइट, अब अवान साहब इस बात पर कायम रहेगी ना पीपल्स पार्टी के नून लीग और नवाज शरीफ इस पाकिस्तान के खिलाफ है, इस धरती के खिलाफ है, ये ना हो कि फिर आप इनको कुलपति का सर्टिफिकेट दे रहे हो नून लीग वालों। देखें गुजारिश सुने, पाकिस्तानी जितने हुबुल वतन, पहले मेरी बात सुन लें, पहले अपनी बहन को जवाब दूं कि पहली बात तो ये है कि अपना पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रूहुल अमीन साहब जो हैं, जो उन्होंने कहा है जरा उस पर भी सोच लें। अवाम और पाकिस्तान पीपल पार्टी तो किसी पे इल्जाम नहीं लगाती है, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा भाई कि बिलियन ट्री में और बैंक ऑफ खैबर और आलम जब्बा में भाई नैब को किसने रोका हुआ है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी ना हो। तो भाई बात ये जो करप्शन की ये बातें करते हैं ना, ये थोड़ा सा थोड़ा बात वो तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप लोगों के खिलाफ तो कोई इंक्वायरी हुई नहीं। वो तो मैं कह रहा हूँ जहांगीर तरीन साहब की भी आपने कमीशन बना के जो है ना उसको भी फारिग कर दिया। तो बात ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि रिंग रोड को भी देख लें, आप लोग तो बिल्कुल दूध के धुले हैं, बाकी अवाम पाकिस्तान के जो बाकी 80% अवाम है वो गलत हैं और आप लोग जो है वो बिल्कुल सही और आप सही है। नहीं बात मैं गुजारिश ये कह रहा हूँ ना, वो तो बिल्कुल वक्त आएगा, ये आप देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला जो है ये सब चीजें जो है ऑन रिकॉर्ड हैं। और आपके खुद प्राइम मिनिस्टर साहब रिंग रोड पे तो ये कह चुके थे कि ये चीज जो है मैंने चॉक आउट की है, ये मैंने पकड़ी है, मैंने प्रूव किया, कहाँ गई, कुछ भी नहीं है। तो बाकी सिलसिला मसला ये रह गया। लास्ट में आप सिंध की बात करती हैं, आप कराची आए, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिल्कुल जो है, मेरे भाई ने ज़ाहिद खान साहब ने सही कहा, वो पार्लियामेंट तो आते ही नहीं है, उसी दिन आते हैं जिस दिन 60 आइटम 32 एक्ट्स जो हैं बिलडोज करने हो उस दिन वो आते हैं। और बाकी जो है जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क में, आपको पता है TLP जो है माशाल्लाह वो सब कुछ सही हो रहा है। बाकी बातें कर रहे हैं, इतने पुलिस वाले मर गए उनको ख्याल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये कहती हैं एक बच्चा इनको ये याद पड़ता है, बाकी इनको पंजाब का कुछ नजर नहीं आता है कि वहाँ क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है, दहशतगर्दी क्या हो रही है, बलूचिस्तान की सूरत हाल आप देख लें, पिछले 2 साल के आप वहाँ पे दहशतगर्दी देख लें, तो भाई क्या सिलसिला और क्या सूरत है। जरदारी साहब को तो कमेंट करते हैं, देखें मैं आपको ये गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आसिफ साहब जो बात कहते हैं, आसिफ जरदारी साहब जो बात कहते हैं, जिस कंटेस्ट में आसिफ साहब दीवार के उस पार भी देख लेते हैं। आसिफ साहब ने अगर कोई बात कही है तो मैं कौन होता हूँ कि उसके ऊपर एक वर्कर जो है अपनी क़यादत के ऊपर मैं कमेंट करूं। तो आप देखें निकल गए अब बात से। ये जरदारी साहब दीवार के उस पार देख सकते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ करे तो आप कहते हैं कि इनको इस्तिखारा करवाना पड़ता है और इमरान खान पे चिल्ले के इल्जाम और पता नहीं क्या क्या। ये तो कोई बात नहीं ना अमान साहब। तो ये बाकी हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ हम पे भी लगा दें। बात ये है कि हम तो बिल्कुल जो जी बहुत बहुत शुक्रिया शहादत हुसैन अवान साहब, ज़ाहिद खान साहब और आलिया हमजा मलिक साहिबा हमें ज्वाइन कर रही थी लाहौर से। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली।